जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि कल हमने बताया था एक बार कि हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का एक मैंने बेसिक सिलेबस बता दिया था, जनरल सिलेबस बता दिया था कि हमें क्या क्या करना है। तो आज हम पॉलिटी से अपनी बात शुरू करेंगे और हम अब बेसिक करेंगे। 2 से 4 दिन में हमारा बेसिक निपटेगा, फिर हम पॉलिटी पे सीधे सीधे मूव कर जाएंगे। तो जब हम बात स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी के 2 पार्ट होते हैं। कल भी इस बारे में हमारी थोड़ी सी बात हुई थी, आज हम और थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। पॉलिटी में हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और पॉलिटी क्या है, ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं संविधान, पॉलिटी को बोलते हैं राज व्यवस्था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जो कानून चल रहा है, कायदा कानून हो रहा है, वो एक तरीके से ही काम हो रहा है सब। तो हुआ क्या कि देश में एक बहुत बड़ी संसद भवन में किताब रखी हुई है। उस किताब में सारी व्यवस्थाएं लिखी हुई हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो वही है संविधान। ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल है, संविधान बनने में कितना समय लगा? हमारे देश का संविधान बनने में कितना समय लगा, यहाँ पर बताएंगे एक बार सब लोग। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे संविधान बनने में कितना समय लगा। अब देखो, संविधान है क्या? संविधान क्या है कि इट इज़ अ, अगर हम संविधान की बात करें, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल। हिंदी में भी बता दूंगा, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल बाई विच वी गवर्न ए कंट्री और स्टेट। मतलब क्या बात हुई कि संविधान जो है वो नियम और कानूनों का एक समूह है। हिंदी लिखूं क्या, समझा दूं तो चल जाएगा? संविधान क्या है कि संविधान नियम और कानूनों का एक समूह है, जिनकी मदद से या जिनके द्वारा, गवर्न मतलब होता है शासन करना, गवर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं? शासन करना। ठीक है। संविधान नियम और कानूनों का एक ऐसा समूह है जिनके द्वारा हम किसी कंट्री माने देश है ना, किसी देश का, या स्टेट माने होता है राज्य, किसी राज्य या किसी देश का शासन करते हैं। भाई, नियम कानून से ही तो देश चल रहा है। तो जो नियम कानूनों से देश चल रहा है या कोई राज्य चल रहा है, उन नियम कानूनों को अगर एक जगह इकट्ठा कर दें, सेट मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा कर दें और उनको एक किताब के रूप में लिख दें, तो वो जो किताब बनेगी वही किताब हमारी क्या कहलाएगी? संविधान कहलाएगी या कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगी। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें है कि संविधान जो है, इट कैन बी रिटन एंड अनरिटन। इस बात का क्या मतलब हुआ? देखो, संविधान 2 तरीके से होते हैं। एक लिखित संविधान, जैसे हमारा देश है, हमारे देश में सारे कानून लिखे हुए हैं, तो लिखित, रिटन का मतलब हो गया लिखित, और अनरिटन का मतलब हो गया अलिखित, जो लिखा हुआ नहीं है। अमेरिका है, अमेरिका का, इंग्लैंड है, इंग्लैंड का संविधान लिखा हुआ नहीं है, वो अलिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान लिखा हुआ है, भारत का संविधान लिखा हुआ है। देखो, ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। इधर जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, और एक बात हम किसके बारे में करेंगे? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। देखो, लिखित संविधान क्या होता है? जिस देश में संविधान लिखित है वहाँ पर सुप्रीम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, मतलब संविधान होता है सर्वोच्च। हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में तो तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रही है? इंग्लिश में लिखूँ? चलो ठीक है, दोनों भाषाओं में लिख दूंगा मैं। इट कैन बी रिटन और अनरिटन, लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। लिखित संविधान जहाँ पर होगा वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब क्या होगा? जिस देश में संविधान लिखित है वहाँ संविधान सबसे ऊंचा होता है, संविधान के ही नीचे सारी बातें चलेंगी। और जिस देश में संविधान अलिखित होता है वहाँ संविधान तो नीचे होता है, वहाँ पर सबसे ऊंची बात किसकी मानी जाती है? पार्लियामेंट। किसकी? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट को हिंदी में बोलते हैं संसद। वहाँ पार्लियामेंट ही सुप्रीम हो जाती है। क्या थोड़ी बहुत बात समझ पा रहे हो? मतलब जहाँ संविधान लिखा हुआ है वहाँ देश में सबसे ऊंचा कौन होगा? संविधान। जहाँ संविधान लिखा हुआ नहीं है वहाँ सबसे ऊंची चीज़ कौन होगी? संसद होगी। ठीक। दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, रिटन और अनरिटन हो गया। अब हम बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से देश का है? इंडिया, भारत का लिखित संविधान है। अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अलिखित संविधान किसका है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, या जिसको हम इंग्लैंड बोल देते हैं, ब्रिटेन बोल दो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा किसका? इसका। अब यहाँ से देखो,
एग्जाम में आने, ये नहीं आएगा एग्जाम में, ये तो एक बेस बनाया जाता है। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सुनो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे पहले लिखित संविधान किसका बना? ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपना संविधान लिखित बनाया? कौन सा देश है बताओ? नहीं पता? देखो अमेरिका। अमेरिका जो है इस देश का सबसे पहले लिखित संविधान, सबसे पहले लिखित संविधान अपनाने वाला देश, अपनाने वाला देश। बात क्लियर है नहीं? ठीक। दूसरा क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है? पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान सबसे बड़ा है? भारत। कौन सा देश है? हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा है। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत। दुनिया में सबसे बड़ा संविधान। बात क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक। एक पॉइंट और यहाँ से याद करना, हमारे संविधान को भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान बनने में पूरे टोटल लग गए थे। इतनी बात क्लियर हुई? तो संविधान का एक फंडा तो समझ में आया। संविधान क्या है? संविधान नियम कानूनों का एक समूह है जिसकी मदद से हम किसी देश, किसी राज्य में शासन करते हैं। पहली बात, संविधान 2 तरीके से हो सकते हैं, रिटन और अनरिटन। रिटन मतलब लिखा हुआ संविधान, अनरिटन मतलब लिखा हुआ संविधान नहीं। तो जिस देश में संविधान लिखा हुआ होगा वहाँ संविधान सबसे ऊंचा होता है। जिस देश में संविधान लिखा हुआ नहीं होता है वहाँ संविधान नहीं, संसद सबसे ऊंची होती है, संसद की बात मानते हैं। दूसरा पॉइंट एक और, संविधान 2 प्रकार के और होते हैं। 2 तो ये हो गए रिटन अनरिटन। 2 प्रकार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन और होते हैं। पहला हो गया रिजिड, पहला हो गया रिजिड और दूसरा हो गया फ्लेक्सिबल। रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब होता है दृढ़ और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। अब देखो, जैसे खुद सोचो, कोई चीज़ दृढ़ का मतलब मजबूत है। अगर कोई चीज़, जैसे ये मार्कर है, ये बहुत मजबूत है, तो अगर मुझे इस मार्कर में ऐसे करके चेंज करना हो या मार्कर को मोड़ना हो तो आसानी से मोड़ेगा क्या? आसानी से तो नहीं मोड़ने वाला। अब यही मार्कर की जगह ऐसे समझ लो, कोई कागज़ का मैं इस तरीके से कोई एक सेट बना दूं। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई कागज़ है, उसको मैं ऐसे मोड़ के बनाऊं, तो कागज़ को मोड़ना चाहूँगा तो मोड़ेगा? नहीं मोड़ेगा। तो मार्कर दृढ़ हो गया और ये जो लचीला है वो कागज़ हो गया। तो जो दृढ़ चीज़ें हैं उनमें बदलाव करना बहुत मुश्किल होता है और जो लचीली चीज़ें हैं उनमें बदलाव आसानी से हो जाता है। तो इसी तरह का संविधान का फंडा है कि एक संविधान तो होता है बहुत ही दृढ़, जैसे अमेरिका का संविधान है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत संविधान है, ये इसमें बदलाव नहीं होते जल्दी। जैसे इंग्लैंड का संविधान है, अब इंग्लैंड में संविधान ही नहीं है, कुछ मतलब बातें हैं ऐसे। पाकिस्तान का संविधान है वो फ्लेक्सिबल है, उसमें बहुत बदलाव होते हैं। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ पाए? नहीं समझ में बात आ रही है अभी? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा संविधान जिसमें बदलाव ना हो। बदलाव ना हो, जो एक बार नियम कानून बन गए उनको आसानी से नहीं बदल सकते कि कोई गया उसने कहा यार हमें ये बात, उसने कहा कि हमें ये बात समझ नहीं आ रही, चेंज कर दो। ऐसे नहीं चेंज हो सकता। कोई कहे कि भाई ये बात हमें समझ नहीं आ रही, चेंज कर दो, हो सकता है? नहीं। ना तो इतनी आसानी से चेंज होगा और ना ही इतनी आसानी से कोई नई चीज़ उसमें जोड़ सकते हो। तो इसीलिए जो अब मैं बताने वाली बात है जो है वो क्या है, ध्यान से समझो कि दृढ़ संविधान यानी कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? जिसमें ऐसा संविधान जिसमें संशोधन का मतलब क्या होता है? बदलाव, कोई चीज़ में परिवर्तन करना या उसको सुधारना, जिसमें संशोधन करना मुश्किल हो या आसान नहीं हो। हाँ या ना, बात एक ही है, जिसमें संशोधन करना मुश्किल हो। और फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? जिसमें ऐसा संविधान जिसमें संशोधन क्या हो जाए? आसानी से हो जाए, है नहीं? कि भाई कोई आदमी गया, उसने जैसे पार्लियामेंट का कोई मेंबर गया, उसने कहा ऐसा चेंज कर दो, तो लो चेंज हो गया, तो वो हो गया फ्लेक्सिबल। और ये अब सवाल ये आता है, जैसे हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिटन अनरिटन। तो रिटन जब हमने पढ़ा तो हमने कहा यार भारत कौन सा संविधान रखता है, रिटन वाला अनरिटन वाला? क्योंकि हम भारत में हम पढ़ेंगे तो ओवरऑल चीज़ें, लेकिन मेन पॉइंट अपने इंडिया का पकड़ेंगे। तो हमारा इंडिया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन रख रहा है? रिटन। अब हम पढ़ रहे हैं कि संविधान 2 तरीके के हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल। तो इंडिया में कौन सा संविधान है? इंडिया में रिजिड है या फ्लेक्सिबल? इंडिया में दोनों तरीके का संविधान है। कैसे? देखो ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। कौन सा? एक अनुच्छेद है 368। अनुच्छेद 368 में क्या लिखा है
ये संविधान संशोधन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? संविधान संशोधन के बारे में अनुच्छेद 368 बता रहा है। पहली बात क्लियर हो गई। हमारे देश में अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में चेंज कर सकते हैं, लेकिन संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे देखो, अब तक के हमारे संविधान में तकरीबन 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। अब तक जो संविधान है उसमें 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। तो अगर 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं तो संशोधन तभी तो हुए जब संविधान कहीं ना कहीं लचीला होगा, तभी तो बदला गया होगा। लेकिन संविधान का कुछ भाग ऐसा भी है जहां चेंज हो पाना बहुत मुश्किल है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे, संविधान की प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना में आज तक के रिकॉर्ड में देश को आज़ाद हुए इतना लंबा समय हो गया, सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ। और वो कब हुआ? संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ वो 42वां संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। और इस संविधान संशोधन के तहत ही प्रस्तावना में संशोधन हुआ, उसके अलावा नहीं हुआ। तो जो प्रस्तावना है वो कैसा है? रिजिड पार्ट है, उसमें चेंज करना आसान नहीं है। जैसे मैंने बताया था, एक संविधान में एक भाग हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भी आसान नहीं है, उसमें भी चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और जो चीज़ें हैं छोटी बहुत, उनमें हम थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके चीज़ें बदलते रहते हैं। तो अब हम बात करें कि जो भारत है, भारत का संविधान कैसा है यार? रिजिड है कि फ्लेक्सिबल? तो हम क्या लिखेंगे? भारत का संविधान, भारत का संविधान अंशतः कठोर, कठोर मतलब रिजिड, तथा अंशतः लचीला है। मतलब कुछ भाग ऐसे हैं जो बहुत ही कठोर हैं, जहां चेंज करना मुश्किल है, और कुछ भाग ऐसे हैं जहां चेंज हम कर सकते हैं। तो बात समझ में आई? कॉन्स्टिट्यूशन को मैं समझा पाने में कामयाब हो पाया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट रूल का सेट है जिसके तहत हम किसी राज्य में शासन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन होता है रिजिड और फ्लेक्सिबल, रिटेन और अनरिटेन। भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का। इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान। उसके बाद में फ्लेक्सिबल और रिजिड की हमने बात करी। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जिसमें संशोधन हो जाए, रिजिड का मतलब होता है जिसमें संशोधन ना हो। तो भारत में संशोधन हो सकता है क्या? हो सकता है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? आर्टिकल 368। इस पॉइंट को बहुत ही शिद्दत से याद रखना। देखो, पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सवाल पूछ सकता है। ठीक हो गया? अभी करना नोट, यहाँ नीचे दिख रहा है वीडियो में है? अब देखो, संविधान बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं पॉलिटी, क्योंकि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटी में हमने एक तो संविधान निपटा लिया, अब हम पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी क्या है? पॉलिटी क्या है? जैसे मान के चलो, ऐसे समझो, हमारा घर है, हमारा घर है, तो घर में हुआ ये कि घर के नियम कानून है। तो जो नियम कानून है वो नियम कानून तो है संविधान। अब उन नियम कानूनों के हिसाब से ही तो हमें चलना है ना, घर को चलाना है कि भाई सुबह मम्मी खाना बनाएंगी, या दीदी है वो झाड़ू लगाएगी, या ये काम करेगा, भाई स्कूल जाएगा। तो जो नियम कानूनों को लागू करने वाला हिसाब किताब है वही पॉलिटी कहलाता है। मतलब संविधान में तो नियम कानून लिख दिए गए, अब उन नियम कानूनों को लागू करना ही पॉलिटी कहलाता है। मतलब पॉलिटी क्या है? पॉलिटी कुछ नहीं है, पॉलिटी का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मैंने क्या कह दिया? संविधान को लागू करना ही राज व्यवस्था है। संविधान को लागू करना क्या है? लागू करना ही राज व्यवस्था यानी पॉलिटी है। कोई बात दिक्कत समझ में आई नहीं आई तो बताओ। संविधान को लागू करना ही राज व्यवस्था है। ठीक है? अब देखो, ये हमारा संविधान हो गया। संविधान के तहत हमने पढ़ा देश होगा, राज्य होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा स्टेट, कि आखिर राज्य क्या है। राज्य पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि भाई राज्य है तो राज्य में सरकार होनी चाहिए। सरकार क्या है? सरकार के कितने अंग हैं? तो ये 1-2 दिन में हमारा बेसिक निपटेगा। बेसिक के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक इसे नोट कर लो। कोई ऐसा पॉइंट जो समझ नहीं आए तो अभी मैं आता हूँ तो पूछ लेना। ठीक है? हमने पॉलिटी पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा था कि रूल ऑफ सेट है जिससे हम किसी राज्य या देश की व्यवस्था चलाते हैं। तो अब सवाल उठ के ये आता है कि आखिर यार राज्य क्या है या देश क्या है? राज्य क्या है, देश क्या है? तो देखो, अब हम पढ़ेंगे स्टेट यानी राज्य क्या है। ठीक है? तो देखो, राज्य होने की 4 कंडीशन होती हैं। कितनी कंडीशन होती हैं? 4। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो भी राज्य होगा उसके पास अपना निश्चित भूभाग होगा।
निश्चित भूभाग। यानी जो, जैसे मान के चलो अगर तुम्हें किसी जगह को राज्य कहना है तो उसके पास अपनी अपनी जगह तो होनी चाहिए, अपना लैंड तो होना चाहिए, तो निश्चित भूभाग होना चाहिए। जो भी राज्य होगा वहाँ पर जनसंख्या भी होनी चाहिए नहीं, यानी पॉपुलेशन होनी चाहिए। तीसरी बात, जो भी राज्य होगा, अब देखो जगह है, जगह पे रहने वाले लोग हैं। अब अगर लोगों के ऊपर कोई नियम कानून नहीं होगा या लोगों के ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी संस्था नहीं होगी जो उनके ऊपर कंट्रोल करे, तो कोई किसी को मार देगा, कोई किसी का कुछ चुरा लेगा। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, वहाँ पर एक सरकार भी होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट होनी चाहिए, हाँ या ना, गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट है, पता चले जैसे मेरा घर है तो मेरे घर में लोग हैं और वहाँ रहने रूल रेगुलेशन करने के लिए मेरे पिताजी हैं या मैं हूँ, तो अब हमारे घर में हमारे नियम कानून चले तो हमारे पास अपनी आज़ादी भी तो होनी चाहिए कि मतलब हम किसी से डरेंगे नहीं, हम किसी से दबेंगे नहीं, हमारे घर में तो हम मालिक हैं नहीं है। तो मतलब वही चीज़ है, संविधान की भाषा में उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी जगह को राज्य होने के लिए सबसे पहले उसके पास निश्चित भूभाग होना चाहिए, उस पर रहने के लिए लोग होने चाहिए, उन लोगों पे नियम करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार होनी चाहिए, और जो सरकार है उस सरकार के पास होनी चाहिए अपनी सोवरेनिटी। ये शब्द तुम पहली बार सुन रहे होगे शायद, और इसको बोलते हैं संप्रभुता। क्या होता है संप्रभुता? देखो, संप्रभुता का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, मतलब निर्णय लेने की शक्ति। देखो भाई, तुम्हारे घर में अगर कोई नियम बनाना है, जैसे मान के चलो पिताजी को दुकान खोलनी है, तो पिताजी पड़ोसी से थोड़ी पूछने जाएंगे कि तुम बता दो हमें, हम दुकान खोलने। घर वालों से सलाह ले सकते हैं लेकिन पड़ोसी का वहाँ कोई रोल नहीं। तो पिताजी के पास क्या है, अपनी सोवरेनिटी है। जैसे मान के चलो तुम हो, तुम्हें करना है क्या, तुम्हें मान के चलो तुम्हें आगे चल के क्या करना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, और यूपीएससी की तुम कोचिंग करना चाहते हो, उसमें 2 लाख रुपए खर्चा है। तो तुम पिताजी से पूछोगे ना पहले कि हमको 2 लाख रुपया दे दोगे तो हम कोचिंग कर लें। तो तुम्हारे पास अपने निर्णय लेने की शक्ति है नहीं है, तुम डिपेंड हो किस पर, पापा पे, पिताजी पे डिपेंड हो। तो तुम्हारे पास अपनी खुद की सोवरेनिटी नहीं है, लेकिन पिताजी के पास अपनी खुद की सोवरेनिटी है। वही हिसाब होता है सरकार का। सरकार का वही हिसाब होता है क्या, कि जो सरकार है उस सरकार के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। बात क्लियर हुई? तो अगर ये चारों कंडीशन कहीं पर फिट बैठ जाती हैं तो हम कहते हैं कि वो जो जगह है उसको हम क्या बोलेंगे, राज्य बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? इसको हम बोलेंगे राज्य। और राज्य की ये सबसे पहले परिभाषा किसने दी? ये वाली राज्य की परिभाषा दी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गार्नर। क्या नाम था? गार्नर ने सबसे पहले राज्य की परिभाषा दी। गार्नर ने क्या किया? सबसे पहले राज्य की परिभाषा दी। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? ठीक है, राज्य हमारा क्या है, बात क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो अगर राज्य का ये हिसाब हुआ तो अब राज्य हमारे देश में 2 प्रकार की होती हैं भाई, मतलब सरकार हमारे देश में 2 प्रकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी जो केंद्र सरकार है, उसके पास तो सोवरेनिटी होती है दोनों। सोवरेनिटी भी 2 प्रकार की होती है, ये भी बात मैं तुमको बता दूं। सोवरेनिटी 2 प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनल सोवरेनिटी और एक होती है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। मतलब इस बात का क्या हुआ, देखो ध्यान से समझो। इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब होता है आंतरिक संप्रभुता, इसको हम हिंदी में बोल देंगे आंतरिक। सोवरेनिटी को तो हिंदी में संप्रभुता बोलेंगे, लिख दिया मैंने। इसको बोलेंगे बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब क्या है, हमारे घर में कोई बात चल रही है तो हम अपने घर में तो डिसीजन ले सकते हैं, तो वो तो होगी आंतरिक संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता का मतलब क्या है, हम इतने पावरफुल आदमी हैं, इतने पैसे वाले हैं, बात वाले हैं, या हमारे समाज में बात है, तो क्या है, हम अपने घर में तो डिसीजन ले ही सकते हैं, हम पड़ोसी के घर में भी जाकर डिसीजन ले आते हैं, तो हमारे पास क्या है, बाह्य संप्रभुता। ऐसे ही राज्यों के केस में और देश के केस में यही होता है। जैसे मान के चलो उत्तराखंड में कोई नियम कानून बनना है तो उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के लिए तो निर्णय ले लेगी, लेकिन बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो क्या यहाँ की सरकार वहाँ कानून बना देगी? नहीं बनाएगी। तो मतलब क्या हुआ, हमारे देश में जो राज्य सरकारें हैं उनके पास कौन सी सोवरेनिटी है, उनके पास इंटरनल सोवरेनिटी है, लेकिन जो केंद्र सरकार है
वो अपने लिए तो कानून बनाएगी बनाएगी, राज्यों के लिए भी बना देती है। बाहरी मुद्दे होते हैं विदेश में, जो कई देशों की जो न्यायालय है वहाँ काम चलता है, यूएन जिसको बोलते हैं, वहाँ काम होगा तो वहाँ भी कर देगी। तो मतलब देश के पास ये दोनों ही सॉवरेनिटी होती हैं और राज्य के पास केवल और केवल इंटरनल सॉवरेनिटी होती है। तो राज्य के पास इंटरनल सॉवरेनिटी, देश के पास ये हो गया। ठीक है, बात हमारी क्लियर हो गई। इसके ऊपर अभी और मैं बात करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन वो हमारे पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है और पेपर की दृष्टि से तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें यहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है, सिर्फ ये संप्रभुता। 1 नंबर में सवाल ऐसे पूछ लेगा कि संप्रभुता का क्या मतलब है, संप्रभुता से आप क्या समझते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, निर्णय लेने की शक्ति, अधिक और कानून बनाने की शक्ति, ये करने की शक्ति, वो करने की शक्ति। तो अगर हमें पता होगा संप्रभुता का मतलब होता है हम निर्णय ले सकते हैं, तो मतलब हम पूरी तरह से संप्रभु हैं। बात क्लियर हो गई। अब देखो, भूभाग हम जानते ही हैं, जनसंख्या हम जानते ही हैं, सॉवरेनिटी हमने समझ लिया। अब बात हमारी आती है सरकार। आखिर यार सरकार क्या होती है, हाँ या ना भाई, ये बेसिक चल रहा है। आखिर सरकार क्या होती है, तो सरकार को जब हम पढ़ेंगे तो फिर 3 चीज़ों में तोड़ के पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, सरकार का अर्थ क्या होता है, यही तो है सरकार का अर्थ क्या होता है। दूसरी बात यह है सरकार का कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे सरकार का संगठन क्या है। और तीसरी चीज़ हम बोलेंगे सरकार के कितने प्रकार होते हैं, यानी सरकार के कितने टाइप होते हैं। अब ध्यान से देखना, तीनों चीज़ों को समझना, यहाँ से सवाल बनेगा। सरकार का क्या मतलब होता है, किसको सरकार कहते हैं। सरकार की अगर हम बात करें, तुमने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि कोई पुलिस में आदमी है ना, पुलिस में या कोई फौज में है या कोई टीचिंग लाइन में सरकारी मास्टर है, तो उसकी गाड़ी पे लिखा होता है शिक्षा विभाग, किसी की गाड़ी पे लिखा होता है राजस्व विभाग, किसी की गाड़ी पे कुछ आर्मी वाला। तो ये सारी चीज़ शिक्षा विभाग या उत्तराखंड सरकार या भारत सरकार, ये गाड़ियों पे लोग लिख के चलते हैं। तो इस बात का क्या मतलब है, उत्तराखंड सरकार का मतलब वो अकेला आदमी उत्तराखंड सरकार थोड़ी है। उत्तराखंड सरकार का मतलब है बहुत सारे लोग, जिसमें वित्त मंत्री, गृह मंत्री और तुम्हारा जो है रक्षा मंत्री, तमाम मंत्री आ जाएंगे। तो वो सारे मंत्री, तमाम अधिकारी, कर्मचारी, लोग सब मिल करके क्या बना रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। तो सरकार कोई एक आदमी नहीं, सरकार एक संस्था है। सरकार क्या है, एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। और कैसा इंस्टीट्यूशन है, सरकार एक ऐसी संस्था है जो लोगों की भलाई के लिए काम करती है। करती है नहीं करती, जैसे मान के चलो सरकार में तो मास्टर भी है, तो मास्टर लोगों को पढ़ा रहा है तो भलाई तो कर रहा है। सरकार में पुलिस भी है, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस यही तो कर रही है कि भाई लोगों को कानून व्यवस्था बनाए रख रही है, लोगों को अपराधों से बचा रही है, अपराधियों को सजा दे रही है। सरकार में तो मान के चलो मंत्री भी हैं, तो मंत्री क्या कर रहे हैं, मंत्री कानून बना रहे हैं। सरकार में वकील भी हैं, सरकार में जज भी है। तो ये सारे के सारे लोग अगर सरकार में हैं तो ये काम क्या करते हैं। ये सरकार का क्या मतलब हुआ, सरकार का मतलब हुआ एक ऐसी संस्था, सरकार का मतलब हुआ एक ऐसी संस्था जो अपने नागरिकों, एक ऐसी संस्था जो अपने नागरिकों के कल्याण तथा विकास